Hello everyone. So now we are beginning with the unit number 3 of entrepreneurship, that is enterprise marketing. यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? गोल सेटिंग क्यों होनी चाहिए किसी भी एंटरप्राइज में, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। बेसिकली हमने मार्केटिंग मिक्स में बीएसटी में पढ़ा था, 4 चीजें पढ़ी थी, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। वो सारी चीजें एक बार हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद नए टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जैसे कि नेगोशिएशन, कस्टमर रिलेशंस, एम्प्लॉय एंड वेंडर मैनेजमेंट, क्वांटिटी एंड टाइमलेसनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस फेलियर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या गोल होता है? तो ये कह रहे हैं कि द फंडामेंटल गोल ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। दिस ऑलवेज नीड नॉट टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी बट इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस और गुडविल। जरूरी नहीं है कि किसी भी बिजनेस का फंडामेंटल गोल हो कि उसको प्रॉफिट बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस के गोल्स ये होते हैं कि उनके कस्टमर रिलेशंस अच्छे हो, उनकी गुडविल अच्छी हो मार्केट में। Then what is goal setting? Establishing short or long term objectives, usually incorporating deadlines and quantifiable measures. Now why is goal setting important? क्यों important है? It is an important exercise for ensuring the appropriate performance. गोल सेटिंग इंश्योर करती है क्लैरिटी ऑफ विजन, alignment to organizational goals, clarity of purpose and higher probability of achieving the goals. तो गोल सेटिंग होते हैं अगर आपके अच्छी तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आपको अचीव हो जाती है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप उस गोल को अचीव करने में ही अपनी सारी एक्टिविटीज उसी डायरेक्शन में लगाते हो। क्लैरिटी ऑफ विजन रहती है कि हाँ भाई हमें इस तरीके से काम करना है क्योंकि हमारा गोल ये है। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्स अलाउज अस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग रिएक्टिव। दो कॉन्सेप्ट है, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बीएसटी में। प्रोएक्टिव यानी कि हम किसी सिचुएशन के होने से पहले आइडेंटिफाई कर लें कि वो होने वाली है और खुद को प्रिपेयर कर लें। रिएक्टिव में क्या होता है कि कोई सिचुएशन हो गई और फिर हमने खुद को प्रिपेयर किया है उस सिचुएशन से डील करने में। देन कम्स रूल्स फॉर गोल सेटिंग। तो क्या क्या रूल है? सबसे पहला रूल है, अगर आप गोल सेट कर रहे हो तो बिजनेस गोल रेलेवेंट होने चाहिए। इररेलेवेंट बिजनेस गोल्स नहीं चलेंगे। बिजनेस गोल्स नीड टू बी एक्शनेबल, टू वेग और एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि करने लायक होने चाहिए बिजनेस गोल्स। अब आप कह दो, जैसे मैं हूँ, मैंने अपना गोल सेट कर लिया कि भाई साहब मुझे तो यूएसए के प्रेसिडेंट बनना है, मुझे यूएसए की प्रेसिडेंट बनना है, जो कि फिलहाल मेरे लिए एक्शनेबल नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज आ जाती है कि एक्शनेबल होने चाहिए। बिजनेस गोल्स नीड्स टू बी अचीवेबल स्ट्रेचेस। द पर्पस ऑफ बिजनेस गोल्स इज टू मूव द बिजनेस फॉरवर्ड। इफ द गोल्स आर सेट टू हाई देन इट विल लीड टू फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट ही होएगा। अब बात आ रही है स्मार्ट गोल्स की। तो स्मार्ट एक एक्रोनिम है फॉर द 5 टाइप्स ऑफ गोल्स। देखिए 5 तरीके के गोल्स होते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक, फिर मेजरेबल, फिर अटेनेबल, फिर रेलेवेंट एंड देन टाइम बाउंड। ठीक है, ये है 5 स्टेप्स ऑफ गोल्स, यानी कि 5 तरीके के गोल। सबसे पहला स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक आपको बताता है कि कौन उस गोल को अचीव करेगा, गोल क्या है, कब अचीव करना है, कहाँ अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। ठीक है, मेजरेबल यानी कि आपको कब पता चलेगा आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। अटेनेबल, क्या ये गोल रियलिस्टिक है, अचीवेबल है। रेलेवेंट, हाउ डज दिस फिट इनटू योर लाइफ, यानी कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मैं इंडिया की बेस्ट टीचर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा गोल ये नहीं हो सकता कि मैं बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। अरे जब मैं टीचर हूँ तो मेरी लाइफ में फिट क्या करेगा? बेस्ट टीचर बनना। देन कम्स टाइम बाउंड, व्हेन विल यू अचीव योर गोल, व्हाट्स योर डेडलाइन, यानी कि आप कब अचीव करोगे, लास्ट डेडलाइन कब की है। देन कम्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है, वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है to concentrate its resources on the optimal opportunities with the goals of increasing sales and achieving a sustainable competitive advantage। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ कर रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज पे कॉन्सेंट्रेट करे सो दैट उनका ऑप्टिमल
यूटिलाइजेशन हो, उनकी अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकें, जिसका बेसिकली मेन एम क्या है, उनकी सेल्स इंक्रीज हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो गेन कर ले। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स से अच्छा काम करें। Now what does the marketing strategy of a company include? A marketing strategy includes marketing mix. और marketing mix में क्या क्या था? कहते हैं मैम marketing mix में था 4 P's, that is product, place, price and promotion। ये था marketing mix में, ठीक है। ये आ गए marketing mix, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीएसटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। However, लेकिन यहाँ पे एक important point आता है, however nowadays the marketing mix increasingly includes several other P's। इन दिनों marketing mix कुछ अलग P's भी include कर रही है, that is packaging, positioning, people and even politics। सबसे पहला है प्रोडक्ट। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है तो आप एकदम सॉर्टेड है कि आपका प्रोडक्ट ठीक है, रेडी टू यूज है बाय कस्टमर्स। नाउ दिस रेफर्स टू द आइटम, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ performances, otherwise even the best work on the other elements of the marketing mix won't do any good। तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो बेसिकली मिनिमम लेवल है परफॉर्मेंस का। एक फैन का क्या लेवल है कि वो हवा दे, और फैन हवा ही नहीं दे रहा है तो फिर वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट जिस यूज के लिए उसको बनाया गया है वो प्रोडक्ट उस काम में आना चाहिए। ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं, व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम प्रोडक्ट और सर्विसेज, व्हाट नीड्स डज इट सेटिस्फाई, व्हाट फीचर्स डज इट हैव टू मीट दीज नीड्स। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। और प्रोडक्ट मिक्स के, देखिए मार्केटिंग मिक्स था, मार्केटिंग मिक्स में था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब प्रोडक्ट मिक्स में क्या है? ब्रांडिंग, लोगो, टैगलाइन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, जिसमें से ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, अ टूल, अ स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन वेयर बाय अ नेम, अ साइन और अ सिंबल। क्या होता है ब्रांडिंग में? ब्रांडिंग एक प्रोसेस भी है, यही नहीं है, ब्रांडिंग सिर्फ एक नाम नहीं है। कहते हैं ना कि एडिडास एक ब्रांड है, आईफोन एक ब्रांड है, नहीं। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, ब्रांडिंग इज अ टूल, ब्रांडिंग इज अ स्ट्रैटेजी, ये तीनों चीजें हैं। एंड ओरिएंटेशन भी है, वेयर बाय अ नेम, अ साइन और अ सिंबल एटसेट्रा इज गिवन टू अ प्रोडक्ट बाय द एंटरप्रेन्योर so as to differentiate his or her product from the final products। ठीक है, दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए एक नाम, एक साइन या फिर एक सिंबल दे दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को दे देता है। नाउ वंस अ ब्रांड नेम इज एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू compete with it। so common terms relating to branding are, अच्छा यहाँ पे फिर से वही चीज बता दी है कि ये ब्रांडिंग की डेफिनेशन है। आफ्टर दैट, brand is a comprehensive term, it is used to denote a name, terms, sign, symbol, design or combination of them to identify the products of one firm and differentiate them from those of the competitors। ठीक है, ब्रांडिंग करने का पर्पस क्या है? ब्रांडिंग करने का पर्पस ये है कि आप किसी फर्म के प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर देंगे, देन उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। Then comes brand has 3 components. The very first is brand name, the second is brand mark and the third is trademark। क्या फर्क है तीनों में? सबसे पहला ब्रांड नेम, जैसे कि मैगी अंकल चिप्स, सिर्फ नेम प्रोडक्ट का। ब्रांड मार्क, गर्ल, एक लड़की होती है, अमूल के दूध के पैकेट पे लड़की बनी हुई होती है, रोनाल्ड बना हुआ होता है, वो जो कैप पहनी होती है मैकडॉनल्ड्स में, वो होता है ब्रांड मार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क बेसिकली वो है जैसे कि that is given legal protection against it use by the other firms is called a trademark। जैसे कि एडिडास का अलग है, पूमा का अलग है, जॉकी का अलग है। मैं आपको यहाँ पे काश दिखा सकती, जॉकी का ये ब्रांड नेम ट्रेडमार्क है, ठीक है। ये सारे ट्रेडमार्क होते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। ओके, सो
क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम क्या होनी चाहिए? शॉर्ट, सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस, पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं. Noticeable, easy to recognize and remember, pleasing, impressive when uttered, neither obscene in negative, offensive or vulgar, adaptable to packaging, labeling requirements to different advertising media and languages. adaptable होना चाहिए भाई, लैंग्वेज समझ में तो आनी चाहिए. impressive होना चाहिए, short and simple होना चाहिए, noticeable होना चाहिए, easy to recognize, बहुत difficult नहीं होना चाहिए, पहले आप easily recognize कर सकते हैं, contemporary, capable of being registered and protected legally. Then comes entrepreneur's perspective on brand name. अब बात आ रही है कि entrepreneurs का क्या perspective है brand name को लेके. तो ये कह रहे हैं entrepreneurs can follow different policies in choosing brand name, keeping in mind the range of products offered by him or her. So various types of brands available are individual brand name, family brand name या corporate. या तो आप किसी एक particular individual का नाम as a brand name रख दो, ठीक है. मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा कि किसी एक पर्टिकुलर नाम से कुछ रख दिया हो, जैसे कि टाटा, टाटा या फिर बिरला, टाटा बिरला, इनका एक पर्टिकुलर ये इन्होंने नाम से रख दिया है, ठीक है. जैसे टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे टैगोर हॉस्पिटल्स हैं, टैगोर स्कूल्स हैं, ठीक है, पूरी टैगोर वाली इंडस्ट्री, वो इंडिविजुअल ब्रांड नेम है. फिर उसके बाद फैमिली ब्रांड नेम की फैमिली के नाम पे रख देना, जैसे कि अपना सरनेम हो गया कि दुआज हो गए एंड शर्माज हो गए, वर्माज हो गए, गुप्ताज हो गए, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स होती हैं, गुप्ता एंड एसोसिएट्स. फैमिली के नाम पे ब्रांड नेम रख दिया. कॉर्पोरेट नेम्स जैसे कि गोदरेज, बजाज, टाटा, ठीक है. अब हम किस बारे में बात कर रहे थे? अल्फा न्यूमेरिक नेम्स, या फिर अल्फा न्यूमेरिक नेम्स होते हैं जैसे I-20, I-10, जैसे कि नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं उनमें. ANX, ग्रिंडले, SX4, LIV 52, ये सारे अल्फा न्यूमेरिक्स ब्रांड नेम. इतने इतने टाइप्स के ब्रांड नेम हो सकते हैं, ठीक है. देन कम्स लोगोज एंड टैगलाइंस, ठीक है. सो बेसिकली हमने ब्रांडिंग पढ़ ली थी, पैकेजिंग पढ़ ली थी, लेबलिंग पढ़ ली थी. लोगोज एंड टैगलाइंस जो नए कंपोनेंट है प्रोडक्ट मिक्स के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो क्या फर्क है लोगो में और टैगलाइन में? ये होता है लोगो, देखिए KFC का ये है, मोजिला फायरफॉक्स का ये है, और ये मेरे को तो जयपुर पिंक पैंथर्स का लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो, ये वो है. मिस्टर क्लीन का ये है, ठीक है. कोई सिंबल्स, कोई आइकन्स. पर्पस क्या होता है लोगों का? पर्पस बेसिकली लोगों का वैसा ही होता है जैसे कि ट्रेडमार्क का होता है. लोगोज आर अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग. क्रिटिकल एस्पेक्ट है एज द कंपनीज मेजर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अ लोगो एंकर्स कंपनी ब्रांड, कंपनी का ब्रांड बताता है लोगो. फिर उसके बाद कॉर्पोरेट लोगो आर इंटेंडेड टू बी द आइडेंटिटी ऑफ एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेइंग ग्राफिकली एंटरप्राइजेस यूनिकनेस. ये बेसिक जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं KFC का है, वेयर इज स्टाइलिश, ये देखिए KFC का ये है लोगो, ठीक है. तो इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट की यूनिकनेस बता रहा है कि भाई ऐसा लोगो सिर्फ KFC का है और किसी का नहीं है. तो ये प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बता रहा है, यूनिकनेस बता रहा है. ये एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, फॉन्ट्स का, इमेजेस का, देखिए इमेज भी है, फॉन्ट्स भी है, ठीक है. इंप्रेशन एंड और पैटर्न लोगोस. एंटरप्राइजेस नॉर्मली रिजॉर्ट टू लोगोस एज अ शॉर्ट पाथ ऑफ एडवर्टाइजिंग. इसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो. और क्या बोला गया है? Logos act as the key visual component of an enterprise's overall
ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, अब बात हो रही है टैगलाइन की। तो अमूल का मैसेज है अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव। रसना का मैसेज है आई लव यू रसना, आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट, सुना ही होगा। बियर योर एटीट्यूड, द कंप्लीट मैन, द रग्ड पर्सनैलिटी, इंडिया फाइट्स बैक, सावधान इंडिया, ये सबने सुना होगा। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, ये बेसिकली टैगलाइंस होती हैं। क्या होते हैं? सिंपल होते हैं बट पावरफुल मैसेजेस दैट हेल्प टू कम्युनिकेट एंड एंटरप्राइजेस गोल्स, मिशन, डिस्टिंक्ट क्वालिटीज एंड सो मच मोर। Thus, a tagline is a small amount of text which serves to clarify a thought and is designed with a dramatic effect. They can come in a form of questions, statements and exclamations. क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी, और एक्सक्लेमेशंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैकेजिंग की, लेबलिंग की। तो पैकेजिंग में तो हमने भाई इससे भी ज़्यादा पढ़ रखा है जितना इसमें लिखा हुआ है। पैकेजिंग में थे दो टाइप्स के पैकेजिंग थे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी भी लेवल था, शायद 3 लेवल ऑफ पैकेजिंग थे। हाँ जी, हमने सब पढ़ रखा है मैम। प्राइमरी में तो सिर्फ वो रैपर था, सेकेंडरी में कार्टन था, और टर्शरी में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग था। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक ट्रक था, उसके अंदर पैक था, ऐसा कुछ था। अच्छा नहीं, प्राइमरी लेवल में था रैपर, उसके सेकेंडरी लेवल में था जैसे कि कोलगेट का डब्बा, वो जो रेड कलर का आता है, एक ट्यूब होती है और एक डब्बा आता है, तो वो पैकेजिंग प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाती है। और फिर कार्टन्स में जो टूथपेस्ट रखे थे वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग थे। लेबलिंग यानी कि सारी डिटेल, सारे डिस्क्रिप्शन, कब मैन्युफैक्चर हुआ, क्या एमआरपी थी, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें लेबलिंग में आ जाती हैं। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटरप्रेन्योर। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कुछ कुछ, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक एंटरप्रेन्योर के लिए? आइए देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास। अंडर दिस लॉ ओनर्स को एक्सक्लूसिव राइट दे दिया जाता है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कॉपीराइट्स है। मैं आज एक बुक लिखती हूँ, मेरे पास अभी कोई बुक दिख नहीं रही है, मैं आज एक बुक लिखती हूँ, एक नॉवल लिखती हूँ। अब मैं उसके कॉपीराइट्स ले लेती हूँ, मैं पब्लिशर हूँ, लिखता ऑथर है, मैं पब्लिशर हूँ, ठीक है, मैंने उसके कॉपीराइट्स ले लिए। तो अब मेरी उस बुक को कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही करूंगी। अगर कोई और पब्लिश करता है तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये लीगल राइट हो गया मेरे पास, कोई सर्टेन राइट्स को एंजॉय करने के लिए, कुछ इंटैंजिबल असेट्स को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स होते हैं इट ग्रांट्स एन इन्वेंटर द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ऑफरिंग टू सेल एंड इंपोर्टिंग एन इन्वेंशन। देखिए, मैंने कुछ इन्वेंशन किया, मैंने बेसिकली नैनो कार का इन्वेंशन किया कि एक छोटी सी कार होगी। मैंने नहीं किया, जिसने भी किया उस पर्टिकुलर इंसान ने नैनो कार का इन्वेंशन किया। यार, एक छोटी सी कार होनी चाहिए स्मॉल फैमिली के लिए, जो स्मॉल फैमिली अफोर्ड कर पाए और आराम से अपना इधर से उधर ट्रैवल कर पाए। ठीक है, अब मैंने उसका पेटेंट राइट ले लिया है कि भाई नैनो कार मेरे अलावा और कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी उसे बेचेगा नहीं, कोई उसे बनाएगा नहीं, ये सिर्फ मैं बनाऊंगी। ठीक है, ये मेरा हो गया पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स में आप क्या क्या अपना करवा सकते हो रजिस्टर्ड? अपना आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, मशीन, apparatus और अदर आर्टिकल्स, substances produced by manufacturing, computer software which has technical application to industry or is used with the hardware product patent। देखिए, कुछ फूड, केमिकल्स, मेडिसिन, ड्रग्स, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने कोई नया टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसका भी आप पेटेंट राइट ले सकते हो कि भाई अब ये सॉफ्टवेयर और कोई डेवलप नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर,
टैली कंपनी ने डेवलप कर लिया, अब वही सब लोग को इंस्टॉल कर करके देंगे उनके कंप्यूटर्स में। फिर उसके बाद कॉपीराइट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, म्यूजिकल कंपोजिशन का, लिटरेरी वर्क का, पोएम्स का, प्लेस का, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है बेसिकली, आप कह सकते हैं इट कैन बी अ 2 और 3 डायमेंशनल पैटर्न यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल कमोडिटी और हैंडीक्राफ्ट। ये क्या हो सकता है, देखिए कुछ पैटर्न हो सकता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का, वो उनका इंडस्ट्रियल डिजाइन होगा, इंडस्ट्रियल कमोडिटी और हैंडीक्राफ्ट। फिर उसके बाद बात आती है ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेड सीक्रेट, यानी कि जैसे कोका कोला अपनी कोल्ड ड्रिंक बनाती है, उनका जो फॉर्मूला है वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो उसे रजिस्टर करवा लेंगे, कोई और उसे फिर यूज नहीं कर सकता।